Welcome everyone. Let's start off with today's current affairs by talking about an initiative which was recently taken by the Delhi government in terms of the Electric Vehicle Policy 2020. अब इस चीज का एम क्या है? इसका एम है to create more jobs, to improve the economy and to reduce pollution. Now, this particular scheme gives certain financial assistance to all those who are buying electrical vehicles under this scheme. It is for a period of 3 years and थोड़े बहुत इसके हमने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रखी है, जैसे कि अगर किसी ने 2 व्हीलर खरीदना है तो मैक्सिमम इंसेंटिव ऑफ 30,000 पर व्हीकल मिलेगा. अगर गाड़ी खरीदनी है मैक्सिमम इंसेंटिव ऑफ 1.5 लाख पर व्हीकल. ऑटोज एंड ई रिक्शाज के लिए 30,000 पर व्हीकल मैक्सिमम इंसेंटिव. अलग से लोन अगर लेंगे तो उनको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स भी मिलेगी, मतलब उनके लोन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कम होगा दैन दी अदर्स. वेव ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी. ये सारी की सारी चीज़ें क्यों करी? बिकॉज इन इकोनॉमी वी रीड दैट पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स. जब हम लोगों को कोई इंसेंटिव्स देते हैं तभी लोग रिस्पॉन्ड करते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से लेके हमारे अपने खुद के DPSP से लेके which talks about protection of the environment under Article 48A, we have to come up with various many schemes so as to introduce the concept of electronic vehicles. अब जैसे कि अगर हम पेट्रोल और डीजल की गाड़ी और टू व्हीलर वगैरह की अगर बात करें तो हमारे पास पेट्रोल पंप्स बहुत ही प्लेंटी में होते हैं और हम आराम से वहाँ पे जाके अपना पेट्रोल या डीजल भरवा के हम अपनी गाड़ी को चला सकते हैं. यही सेम चीज़ जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करेंगे देन वी विल बी रिक्वायरिंग सर्टेन चार्जिंग स्टेशंस. सो ये चार्जिंग स्टेशंस दिल्ली की सरकार ने बोला कि वो 200 तक चार्जिंग स्टेशंस बनाएंगे विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ अ ग्रेट थिंग. Then another point of this policy is very interesting. It's called the scrapping incentive. तो अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी लेकर आएंगे, of course subject to whether ये पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल की गाड़ी है, कौन सा पुराना मॉडल है, कितनी देर तक चलाई गई है, अगर आप वो अपनी गाड़ी लेकर आए और उसके बदले में यू वांट एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, यू गेट अ परचेज इंसेंटिव बाय वर्च्यू ऑफ विच ये जो नई गाड़ी है उसका दाम थोड़ा सा कम हो जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो देयर. अब ये सारी की सारी चीज़ों के लिए गवर्निंग बॉडीज चाहिए होंगी एंड देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑपरेशन. कोऑपरेशन की बात हम आगे जाके करेंगे. गवर्निंग बॉडी तो स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स बनेंगे जिसके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया जाएगा. Now we come down to the most important part of it, like why is it so advantageous to us? One thing is very normal. I mean, when we listen to this term electric vehicles, the first thing that comes to our mind is environment. Also, what should come to your mind is economy. तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करना शुरू करेंगे तो हमारा ऑयल का जो इम्पोर्ट बिल होगा वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज हम लोग अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं. अगर मेरा इम्पोर्ट का बिल कम हो रहा है दैट मीन्स मेरे खर्चे कम हो रहे हैं. अगर मेरे खर्चे कम हो रहे हैं तो मेरे फॉरेन एक्सचेंज सेव हो पा रहे हैं जो कि मैं यूज़ कर सकती हूँ फॉर मल्टीफेरियस रीजन्स. देन सेकेंडली दिल्ली की सरकार ने ये अलग से केंद्र सरकार ने ऑलरेडी फेम इंडिया स्कीम चलाई हुई है जो एंड में जाके मैं आपको बताऊंगी. दैट विल बी योर सॉर्ट ऑफ होमवर्क. यू विल रीड अबाउट इट ऑन योर ओन. बट व्हाई हैज द दिल्ली गवर्नमेंट मेड दिस इनिशिएटिव? फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020. तो ये चीज़ येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्लस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड जॉइंट रिसर्च ऑफ द यूरोपियन कमीशन इन सब ने इकट्ठे मिलके ये चीज़ को डिवाइस किया है. नाम से पता चल रहा है एनवायरनमेंट की परफॉर्मेंस का इंडेक्स है. बहुत सारे इंडिकेटर्स की बेसिस पे ये कंट्रीज को रैंक करते हैं. लास्ट 2018 में रिपोर्ट आई थी जहाँ पे 180 कंट्रीज में से हमारा रैंक वाज 177. इन 2020 इंडियाज रैंक हैज बिकम 168. सो ऑब्वियसली वी हैव डन बेटर बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. अगर हम 2018 की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो बाकायदा दिल्ली की बात हुई थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. क्यों बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है? कुछ पॉइंट्स हम लोग इधर डिस्कस कर लेते हैं. इट इज़ ए अवे फ्रॉम द कोस्टल वाटर्स. इम्पैक्ट ऑफ विंड्स इज मिनिमल. स्टबल बर्निंग की वजह से जो भी पॉइजनस गैसेस आ रही हैं वो स्टे कर रही हैं एंड द व्हीकल डेंसिटी इज अ लॉट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्टे देयर एंड दे यूज अ लॉट ऑफ डिफरेंट मैनी व्हीकल्स इंक्लूडिंग
private transport as well as public transport. There will be an increase in the greenhouse effect. Over and over again, we have seen the condition of Delhi, especially after festivals like Diwali, wherein the visibility is really less. So of course there is a need, odd even की भी बात की थी, and there is a need of this also, so that science and technology can be used for environment protection. एक और एडवांटेज ये हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी. अगर हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यहाँ पे बनाने भी लग जाए, इट कैन कम अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान. इट विल बी अ हब फॉर अपग्रेडेशन. हम बार बार इस चीज़ को और बेटर करने की कोशिश करेंगे. किसको? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को. जैसे ही हम अपग्रेड करेंगे, हमारी कंपेटिटिवनेस इन द मार्केट विल इंक्रीज. हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर ग्लोबल स्केल की हो जाए तो बहुत ज़्यादा जॉब्स भी आएंगी, बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन भी ठीक रहेगी. यस, बहुत सारे और एंड जॉब्स की वजह से डिमांड इंक्रीज होएगी. डिमांड इंक्रीज के होने के वजह से जीडीपी इंक्रीज होगा. हम एक्सपोर्ट करेंगे तो भी जीडीपी इंक्रीज होगा. सो इट इज ऑल वेरी इंटररिलेटेड. दीज आर द एडवांटेजेस. Along with the advantages, we can also talk about the challenges that we will face when we are trying to transition from petrol and vehicle transportation to electronic vehicles. So the first challenge that we will get is lack of infrastructure. आज की डेट पे it sounds very fancy when someone says let's buy an electric vehicle, but you have to think twice, क्योंकि एक बार अगर चार्जिंग, for a common person like me, I will think कि अच्छा अगर चार्ज करके मैं ले गई, अगर बीच रास्ते पे चार्जिंग खत्म हो गई तो बीच रास्ते पे जाके इट्स नॉट एज इफ हर नुक एंड कॉर्नर पे चार्जिंग स्टेशन है. तो हर नुक एंड कॉर्नर थोड़ी थोड़ी देर के बाद पेट्रोल पंप्स तो है ही है. हमारे जीपीएस में भी हम निकाल के देख लेते हैं कि कहाँ पे नियरेस्ट पेट्रोल पंप है, एंड सॉर्ट ऑफ इट्स ईजियर फॉर अस टू ड्राइव दैट काइंड ऑफ अ कार. But when it becomes an electronic vehicle, it is very, very important that there should be adequate infrastructure, charging points everywhere, right? Requirement of electricity supply. So electricity की अगर हम बात करें तो 70 to 75% electricity in India is made from coal and gas, which definitely will increase the pollution level, right? Then again we have to look into this. So आगे देखेंगे way forward, पहले ये देख लेते हैं. Then cost of accessories, बहुत सारी accessories भी आएंगी EV के साथ, electric vehicles के साथ. उसका क्या cost होगा, वो subsidized rate पे होंगी कि नहीं होंगी, वो challenges हैं. प्रोडक्शन ऑफ ईवी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें लिथियम बैटरी की ज़रूरत है, जो राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस. तो अगर आगे जाके हमें ये ईवी करना ही है तो हमें बैटरी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी. सो इसीलिए इंडिजिनस R&D शुड स्टार्ट सो दैट वी कैन मेक सच थिंग्स ऑन आवर ओन, सो दैट एक चीज़ का इंपोर्ट बिल ख़त्म करके ऐसा ना हो कि हम दूसरी चीज़ का इंपोर्ट बिल बढ़ा दें, राइट? नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द वे अहेड ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, लाइक आई सेड, R&D पे फोकस करना पड़ेगा और इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा. पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स. व्हेन यू गिव देम इंसेंटिव्स, दे वर्क हार्ड एंड दे सॉर्ट ऑफ, इट हैज बीन सीन, दे ब्रिंग अबाउट बेटर रिजल्ट्स. अच्छा, अगर ये चार्जिंग स्टेशंस चाहिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनानी है तो सरकार और मैन्युफैक्चरर और सरकार और सेलर और मैन्युफैक्चरर और सेलर, इन सबके बीच में कोऑपरेशन होनी चाहिए. Of course, जहाँ जहाँ चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे वहाँ वहाँ लैंड भी लेना पड़ेगा, तो द गवर्नमेंट विल ऑल्सो हैव टू स्टेप इन दिस. देन इज फॉर पोल्यूशन, बिकॉज इन द बिगिनिंग वी हैड सेड दैट वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस फॉर मेकिंग आवर इकोनॉमी बेटर, फॉर इंक्रीजिंग जॉब्स एंड ऑल्सो टू रिड्यूस पोल्यूशन. बट पोल्यूशन इज नॉट ओनली कॉज्ड बाय दिस, इट इज कॉज्ड बाय मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो. सो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा that we arrest air pollution from other sources also. construction की वजह से, thermal power generation की वजह से, open में जो waste हम लोग burn करते हैं, stubble burning की वजह से, ये सारी की सारी चीज़ों को भी नज़र में रखना पड़ेगा. if you want your environment to perform better and you want to act in accordance with Article 48A, which is a DPSP, right? Then is public transport. See, at the end of the day, public transport इतना efficient होना चाहिए और इतनी उसकी capacity होनी चाहिए कि आम आदमी finds it simpler to go in a public transport than to use his or her private transport, जिससे काफ़ी सारी problems भी solve हो सकती हैं. अब that is all for this particular article. Your job is to read about FAME India scheme. Kindly do that. It came out in 2 phases and you should read about it and what exactly
was there in FAME India scheme that is not there in this Delhi policy, and कैसे ये वाली policy उससे अलग है? Let's go on to our second current affair. This is with respect to the tragedy that happened at the Calicut airport. अब ये tragedy जो हुई है जिसके कारण a lot of people have been injured and quite a few have passed away is quite unfortunate, but it is not for the first time that this is happening, right? ऐसा major first ऐसा accident 2010 में crash में मैंगलुरु एयरपोर्ट पे हुआ था. अब हमने एयर क्रैश में ये क्यों हुआ है, what were the conditions and how can it be prevented the next time, this is what we are going to talk about. So ऐसे एयरपोर्ट्स को बोला जाता है टेबल टॉप रनवेज. आपने अभी वो इमेजेस भी देखी होंगी. इट्स अ सिंपल थिंग, देयर इज अ हिल एंड देन यू कट अ लिटिल पोर्शन, you make it into a plateau and this becomes the airport. This is a tabletop runway. Now earlier incident जैसे बोला था ये मैंगलोर में हुआ था in the year 2010. Flight skids off the tabletop runway and falls and breaks. Built on a hill surrounded by deep gorges on either both the side या फिर only on one side. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है आपको समझ ही आ गया होगा. बड़ा ट्रिकी है इसको इसके ऊपर लैंड करना, क्योंकि लैंड करने के बाद भी कुछ सेफ्टी एरिया होना चाहिए फॉर द व्हीकल सिंस इट इज इन अ मोमेंटम, राइट? सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर a pilot to ensure that he has the right landing at the right position so that the flight doesn't go off the tabletop airport. Now, lack of margin after the landing, ये important है point जिसकी वजह से ये tragedy हो सकती है. It can also create an optical illusion like you just saw in your images, and if you haven't then you can rewind it a little and you can see it again. I've picked that up from the Indian Express newspaper. So when you're landing and you're looking ahead, it creates a sort of like an optical illusion कि और आगे है runway, लेकिन वो deep gorge में convert हो जाता है जिसकी वजह से वो quick decision और right decision लेने में कभी कभी चूक हो जाती है. Now aircrafts requiring long runways aren't allowed on such runways. This is very important. जिन aircrafts को long runways चाहिए होते हैं, लैंड करने के बाद काफ़ी देर तक वो मूव करते हैं, ऐसे टाइप के एयरक्राफ्ट्स को ऐसे टाइप के टेबल टॉप रनवेज पे नहीं उतरना चाहिए, नहीं लैंड करना चाहिए. अब इसके बाद हम बात करते हैं 2011 एयरपोर्ट सेफ्टी रिपोर्ट के बारे में. एंड it was declared that this particular Calicut airport is not safe, and that is another thing that not much was done for it. So 2011 में एयरपोर्ट सेफ्टी रिपोर्ट सबमिट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को, और इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं बहुत ही सिंपल. कहते हैं देयर शुड बी अ 200 मीटर सेफ्टी एरिया. सेफ्टी एरिया इन द सेंस कि जहाँ पे आप आके लैंड कर रहे हो, जहाँ पे ये रनवे खत्म हो रहा है, उस जगह से लेके वो डीप गॉर्ड जहाँ तक शुरू हो रही है, इस एरिया को 200 मीटर एटलीस्ट होना चाहिए. ऑल्सो अगर ये हम ओवरहेड व्यू देखें कि ये हमारा रनवे है, यहाँ पे हम लैंड कर रहे हैं, तो दोनों साइड पे भी सेफ्टी मार्जिन होना चाहिए 150 मीटर का एटलीस्ट. ये देखा गया है कि 200 मीटर नहीं 90 मीटर होता है, और यहाँ पे 150 मीटर नहीं 75 मीटर होता है, which is quite risky, and you will be able to appreciate how much of a risk it is by the amount of fatalities that have been reported, not right now, even in the previous accident. So conditions like excessive rainfall and excessive wind also contributed to the case at hand. अब excessive rain जब हो गया तो पानी आ गया और friction थोड़ा सा कम हो जाता है. Excessive wind की वजह से जो touchdown हुआ वो that happened at a higher speed than normal, because of which this tragedy happened, which is quite unfortunate. But it will be even more unfortunate if we don't take the right steps right now, because there are many other tabletop runways also in our country. So of course, if it can happen at one place, we should all take proactive approach at the others and reactive approach at this place. So ये बाकी सारे areas हो गए या airports हो गए in India जहाँ पे tabletop runways हैं, you can read about it. And that is all for this current affair.
Let's start off with the next current affairs. Now, this is the State of Food Security and Nutrition in the World Report 2020. पहली बात तो ये है, आपसे सीधा सीधा ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभार यूपीएससी में कि ये रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करता है. So this particular report is prepared annually and it is prepared by the following. Food and Agricultural Organization, established in 1945, headquarter Rome, Italy. International Fund for Agricultural Development, 1977, headquarter Rome. United Nations Children's Fund, 1946, headquarter New York. World Food Program, 1961, establishment Rome में इसका headquarter है. WHO World Health Organization 1948 में established at Geneva, Switzerland में इसका headquarter है. Let's see what this report has to say. So of course it is because of the UN Sustainable Development Goals. There are many goals, out of which there is one that says end hunger, food security to be achieved, and increase in the nutrition level of the people. अब ये चीज़ को नज़र में रखते हुए ये रिपोर्ट को हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिया. अगर हम बात करें इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की, विच इज $1.90 परचेजिंग पावर पैरिटी पर पर्सन पर डे. व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी? परचेजिंग पावर पैरिटी एक इकोनॉमिक टूल है, एक फॉर्मूला है जिससे हम ये डिटरमिन करते हैं कि अगर एक्स गुड्स हमने खरीदने हैं इंडिया में तो हमें कितने दाम पे ये एक्स गुड्स मिलेंगे. ठीक है, और वही एक्स गुड्स हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कितने पे मिलेंगे, हमें चाइना में कितने में मिलेंगे, हमें हर जगह इन एवरी कंट्री इन डिफरेंट करेंसीज इफ वी हैव टू बाय एक्स गुड्स हाउ मच डू वी हैव टू पे. नाउ परचेजिंग पावर पैरिटी में हमने देखा कि अगर हम पॉवर्टी लाइन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल की, सो वी सेड कि ये गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं फॉर सस्टेनेंस, जिसके लिए इतना पैसा लगता है. कितना पैसा लगता है? $1.90 परचेजिंग पावर पैरिटी पर पर्सन पर डे. अब इस लेवल के ऊपर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया. इवन देन दे कैन नॉट अफोर्ड हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट. हेल्दी डाइट भी नहीं मिल रही उनको, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिल रही. सो द बिगेस्ट इशू इन आवर कंट्री इज अफोर्डेबिलिटी. अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है. इट इज़ नॉट बिकॉज आवर कल्चर्स आर डिफरेंट एंड सो वी वांट टू ईट डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स. द मेजर प्रॉब्लम ऑफ न्यूट्रिशन, लेस न्यूट्रिशन इन आवर कंट्री इज दैट वी हैव लेस अफोर्डेबिलिटी. बेसिकली वी आर पुअर. यस, सो इसके आगे ये रिपोर्ट पुअर के बारे में बात करती है. तो कहते हैं पुअर पीपल इन इंडिया कैन नॉट इवन अफोर्ड अ न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट. अब ये न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट क्या होती है, उससे पहले देखो पुअर कैसे हम डिफाइन करते हैं. सो इट इज बीन डिफाइंड अंडर द तेंदुलकर कमिटी, बेस ईयर 2011 to 12, 33 rupees per day in an urban area and 27 rupees per day per person in a rural area. अगर ये इंसान इससे कम कमा रहा है तो वो पुअर है. अब ये बेस ईयर 2011 to 12, अब जाके हम दैट इज़ व्हाट द NSO सेज दैट इट विल बी चेंज टू 2017 to 18. तो जितनी अफोर्डेबिलिटी इस पैसे की थी, यू कैन डू द मल्टीप्लिकेशन इनटू करके अपने मंथ का एक्सपेंडिचर और एनुअल एक्सपेंडिचर एंड यू विल रियलाइज दैट दिस इज़ वेरी लेस. एंड महंगाई काफ़ी ज़्यादा और हो चुकी है, इसीलिए देयर इज़ अ टाइम टू रीविजिट हु ऑल आर पुअर इन इंडिया एंड हाउ टू डिफाइन इट. बट अदरवाइज poor in India cannot afford a nutrient adequate diet. What is this nutrient adequate diet? So they are saying calories, nutrient sufficiency है, calories जितनी चाहिए उतनी है, उसके over and above 23 macronutrients like protein or carbohydrates and micronutrients like minerals and vitamins, इसकी requirement होनी चाहिए. और ये खाना खाने के लिए $2.12 per day चाहिए होता है, because this report is on an international level, right? That is why it is talking about the dollar. तो कहते poor in India cannot even afford a nutrient adequate diet. और ये भी देखा गया है कि बहुत सारे Indians हैं who cannot even afford a healthy diet. Now हेल्दी डाइट का क्या मतलब? उसमें ये वाली चीज़ तो है ही है, कैलोरी भी सफिशिएंट है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है एंड डाइवर्सिटी भी है डाइट में. तो हेल्दी डाइट इज $4.07 पर पर्सन पर डे. कहते बहुत सारे इंडियंस हैं जो हेल्दी डाइट नहीं खा पा रहे हैं. अब जिसकी वजह से ऑफकोर्स उनकी क्षमता पे इफेक्ट पड़ेगा. their health will be affected, their employment will also be affected, because if I'm not healthy then my human capital is not being used enough for human development. So इसकी वजह से एक और चीज़ देखें तो अगर
इस पैंडमिक की वजह से the hunger has increased because of the lockdown. The lockdown has made sure that a lot of people go out of business, right? And because of which there has been a very big increase in undernourishment. There has been loss of livelihood as well as loss of life, जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि जो फैमिली अर्नर है, लॉस ऑफ लाइफ हो गया या उसका लाइवलीहुड लॉस हो गया, जिसकी वजह से अंडर नरिशमेंट बढ़ी, हंगर बढ़ा, राइट? अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें तो फूड सिक्योरिटी क्लाइमेटिक रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इसका प्रॉब्लम और बढ़ गया है, ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज की, ज़्यादा वाटर की स्कैसिटी है, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. वी वांट टू follow the United Nations Sustainable Development Goals, then we'll have to take some very strict actions and very soon. So the first thing is invest in a resilient community. Resilient individuals होने चाहिए, resilient communities होने चाहिए, resilient villages होने चाहिए, resilient district होने चाहिए. What is resilience? That everyone faces a problem, but once you face a problem, how do you spring back into action? That is resilience, correct? And so for resilience, government support is required in terms of employment, in terms of basic nutrition, so that log atmanirbhar ban jaye, you know. And then is, of course, we should look into the pre and post harvest losses if we want food security to be great in our country. तो pre and post harvest losses को बहुत ही minimalize करना पड़ेगा. स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वगैरह को और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. यू नो, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, नेशनल रोड एंड ट्रांसपोर्ट को बेटर करना पड़ेगा ताकि जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोड्यूस को लेके जा सके एंड एक्चुअली बेच सके. हाँ, focus should be on nutrition sensitive food priority. Focus of course should be also on hunger alleviation, but after that we should also look into nutrients, because the body has to be balanced and the body has to be that capable that it is resilient in the wake of a danger, something like a pandemic. Promotion of irrigation infrastructure, of course we are mostly rain fed agriculture. अगर irrigation infrastructure पे और ज़्यादा हम काम करेंगे तो ये फूड सिक्योरिटी में और ज़्यादा हमें हेल्प करेगी. इंडिजिनस R&D, यू नो, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भरता तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको खुद को करनी पड़ेगी और खुद के लोगों को करनी पड़ेगी ताकि ये बढ़िया तरीके से हो सके एंड वी आर एबल टू गेट अ सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम. So this one is about the Reserve Bank of India and how it has come up with a new loan recast scheme. So basically those individuals or those companies of each and every sector who have been impacted by the COVID-19 pandemic and they've had to face certain negative consequences due to the lockdown, उनके लिए एक one time loan restructuring facility. Restructuring का मतलब क्या होता है? कभी कभार रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि हम टाइम को इंक्रीज करते, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज करते. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड टू पे बैक एक्स रुपीज इन 10 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, तो वो चीज़ 20 साल हो जाएगा और 8% पर एनम 7% पर एनम हो जाएगा. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देना या टर्म को एक्सटेंड कर देना. या कभी कभार रीस्ट्रक्चरिंग में हम लोन को शेयर्स में भी रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं. वी विल जस्ट see that later, strategic debt restructuring and all that. तो restructure कर रहे हैं लेकिन it is a one time facility. सिर्फ उनके लिए who've been impacted by the COVID-19 lockdown. Now beneficiaries कौन है? Company, individual, दोनों के दोनों हैं. Loans which are in default for not more than 30 days as on 1st March 2020. तो as on 1st March 2020 देखा जाएगा, अगर आपका loan in default 30 days से ज़्यादा का है so you don't fall under this category. Second, for corporate borrowers, banks will invoke a plan till 31st December 2020 and they will implement it till 30th June 2021. Invocation तक, जब तक ये चीज़ invoke ना हो, हम ना देखें कि हमने किस किस को ये plan देना है, तब तक आपका जो लोन का अकाउंट होना चाहिए that should be standard in nature, not substandard in nature. Then for the individuals also, for their personal loans to be, वो देखा जाएगा, ये दोनों के लिए कंडीशन थी कि as on 1st March 2020 30 days से ज़्यादा का लोन का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. अच्छा, पर्सनल लोन्स के लिए दिस इज ऑल्सो टू बी इन्वोक्ड ऑन 31st December 2020 एंड विच विल बी इम्प्लीमेंटेड विद इन 90 days ऑफ दैट डे. एंड जिस दिन ये इन्वोक होगा, ऐसे इंडिविजुअल का भी अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, सब स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए.
सब स्टैंडर्ड अकाउंट या डाउटफुल एसेट वगैरह कब बनता है, वो पूरी की पूरी टाइमलाइन होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट की। एक बार नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनेगा, उसके बाद सब स्टैंडर्ड एसेट भी बनता है। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड एसेट। सो आरबीआई ने इस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आरबीआई ने ब्रॉड आउटलाइन दे दी। इस ब्रॉड आउटलाइन के विद इन स्पेसिफिक सेक्टर रिक्वायरमेंट्स कौन लेकर आएगा, आरबीआई ने ही बनाया है एक 5 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी को। हेड उनके हैं केवी कामत। Don't have to learn it, but even if you do, it will not really, I mean, it won't be a bad thing if you learn this. So RBI एक broad outline दे रहा है, जिसके अंदर सेक्टर स्पेसिफिक बेंचमार्क्स जो हैं वो ये एक्सपर्ट कमिटी बनाएंगे फॉर बोरोवर्स विद एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ 1500 करोड़ एंड अबव। ये जिसको हम कंसोर्टियम लेंडिंग भी बोलते थे, या हम बहुत ज़्यादा पैसा जब किसी एक बोरोवर को देते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे बैंक्स एक इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट सी साइन करवा देते हैं। ये हमने प्रोजेक्ट सशक्त में भी पढ़ा होगा। तो ये जो बोरोवर है उसका जो एग्रीगेट एक्सपोजर है वो 1500 करोड़ या अबव का है। इस वजह से ये कमिटी इसके लिए सेक्टर स्पेसिफिक बेंचमार्क्स बनाएगी। कमिटी दोबारा से ये आरबीआई के पास लेके जाएगी एंड आरबीआई विल हैव द लास्ट वर्ड ऑन वेदर और नॉट दे शुड यूज दिस particular strategy which has been proposed by the committee. Then is impact upon the banks. Won't bring down the NPA level. ये NPA level को bring down नहीं कर रहा। देखो पुराने what RBI has also spoken about is legacy loans. Legacy loans is पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं काफ़ी सारे ऐसे loans जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रहे हैं, जो अभी भी सिस्टम में है, जिनको अभी भी हम जाके डेटर्स को बोल रहे हैं कि काइंडली पे आप। तो ये लेगेसी लोन्स आर अराउंड 9 लाख करोड़, which is a lot, which is already there in the system. What they are trying to do right now is they are trying to take a proactive approach. कि ये मतलब कोविड की वजह से और ज़्यादा ये NPA लेवल्स ना बढ़ जाए, इसीलिए हम उनको वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं। नेक्स्ट, इफ वी कम डाउन टू द बैंक्स, तो क्या होता है, इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट साइन करना इम्पोर्टेंट है बैंक्स के लिए। जब वो इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हैं ना एक पर्टिकुलर बोरोवर को, कॉर्पोरेट बोरोवर को, तो उनको इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट साइन करनी पड़ेगी। अब इस इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट को मैंने कहा था ये प्रोजेक्ट सशक्त के अंदर आता था, जिसने लोन्स को क्लासिफाई किया था इनटू लोन्स विच आर बिलो 50 करोड़। जो लोन डिफॉल्ट्स है बिलो 50 करोड़ है वो बैंक अपने आप सॉल्व करे। 50 करोड़ टू 500 करोड़ को अलग से देखे, अबव 500 करोड़ को अलग से देखे। तो जब बहुत ही ज़्यादा बड़े अमाउंट का लोन होता है, जब कॉर्पोरेट इतना बड़ा अमाउंट लेते हैं, तो थोड़ा पैसा बहुत सारे बैंक्स दे दिया करते हैं। अब जब ये प्रॉब्लम आती है, जब ये कॉर्पोरेट बोरोवर अब वापस पैसा नहीं दे पा रहा, तो ये सारे के सारे जो क्रेडिटर्स हैं इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन कर दी। वो अग्रीमेंट में ये क्या कहेंगे कि चलो हम इसको इतनी मोहलत दे देते हैं, या रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, या इसकी कंपनी ही बंद कर देते हैं, कंपनी के सारे पार्ट्स को बेचते हैं और फिर देखते हैं हम सबको कितना पैसा मिलने वाला है। So it has made it, this particular scheme has made it mandatory, otherwise it's also mandatory for banks to get into an inter-creditor agreement. अब अगर तो आपके बैंक्स ने इंटर-क्रेडिटर अग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलके इसको परस्यू कर रहे हैं और उनको कुछ ना कुछ मतलब they will be able to get their money back to a certain degree. Now banks who have gotten into the inter-creditor agreement, they have to maintain an additional 10% provisioning against the post-resolution debt. अगर किसी डेट में बोला कि चलो 1 साल के बाद पैसा दे देना, ऐसी चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की हो गई, लेट्स से हमें रीपेमेंट मिलनी थी ऑन 22 अगस्त 2019 एंड वी हैव सेड नहीं 22 अगस्त 2020 ले लो। वैसे एग्जाम्पल में 2019 ले लिया, विच इज़ अ लिटिल रॉन्ग सिंस दिस स्कीम हैज कम इन 2020, लेट्स कीप इट 2020। सो 31 अगस्त 2020 को मिलना था, 31 अगस्त 2021 तक कर दिया, 1 साल तक एक्सटेंड कर दिया। तो इस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए जो आप प्रोविजनल कवरेज रेशो रखते थे, वो प्रोविजनिंग से 10% और ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने टाइम एक्सटेंड कर दिया, रिस्क ज़्यादा हो गया। सो द कैपिटल दैट द बैंक हैज़ टू कीप फॉर टेकिंग केयर ऑफ दैट रिस्क विल बी मोर। तो ध्यान से समझिए, वो बैंक्स जो ऑलरेडी इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट में है विद रिस्पेक्ट टू अ वेरी बिग लोन, उनको बोला कि ये सारे के सारे जहाँ पे आपने रीस्ट्रक्चर किए हैं लोन को, उसके लिए एडिशनल आप 10% साइड में रख लो, प्रोविजनिंग कर दो। और वो बैंक्स जिन्होंने इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट साइन नहीं किया है विद इन 30 days ऑफ द इन्वोकेशन ऑफ द प्लान,
within 30 days of the invocation. invoke कब कर रहे हैं? 31st December 2020. सो 31st December 2020 से लेके 30 डेज के अंदर अंदर अगर आपने इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट साइन नहीं की है तो ऐसे बैंक्स को ऐसे रीस्ट्रक्चर्ड लोन के लिए 20% एडिशनल 20% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, जिसका एक्चुअली मतलब क्या है? ये प्रोविजनिंग कहाँ से करेगा बैंक? खुद के कैपिटल से। अगर खुद के कैपिटल को इतना ज्यादा यूज कर रहा है, टियर 1 कैपिटल, टियर 2 कैपिटल, प्रोविजनल कवरेज रेशियो, इफ ही इज यूजिंग सो मच मनी एंड विच ही शुड ऑल्सो, तो फिर बैंक के पास खुद के यूज के लिए पैसा कम पड़ जाएगा। अगर पैसा कम पड़ेगा तो वो कम इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, जिसके कम रिटर्न्स हो पाएंगे, which is a little bad for the banks. Hence, we are speaking about this. This particular thing will put a little bit of more burden upon the banks. फिर अगर हम अर्लियर सच स्कीम्स के बारे में बात करें, डिसकंटिन्यू हुई है, लेकिन सिंस द न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड द न्यूज़पेपर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज इंडियन एक्सप्रेस एंड इकोनॉमिक टाइम्स, बहुत सारे पुराने स्कीम्स के बारे में बात हुई है। सो लेट्स जस्ट फटाफट से अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग। डिसकंटिन्यू हुए हैं वो तो चलो हमें पता ही है। कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग हुई, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट ₹X जो कि मिलना था 10 years में एट द रेट ऑफ 8%, तो अभी क्या बोल दिया? बोला कि इसको रिटर्न करो, ये 10 साल को कर दिया 12 साल, ज्यादा टाइम कर दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कर दिया कम, इजी बना दिया एक इंसान के लिए टू पे बैक द मनी। अब इसमें क्या देखा गया कि जो जो पे बैक वैसे भी कर सकते थे, जिनकी क्षमताएं थी पे बैक करने की, वो भी बोलते थे कि नहीं नहीं हमारा टाइम एक्सटेंड कर दो, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो। ऑब्वियसली करेंगे ही, जिसकी वजह से हमें ये डिसकंटिन्यू करना पड़ा, इवन दो देयर वर CTR सेल्स, nodal agencies that was just supposed to look at this ki acha koi like is somebody saying the reality or is somebody just trying to siphon off money. फिर है strategic debt restructuring, S for strategic, S for shares, जहाँ पे you are converting your debt into equity. डेट इंटू इक्विटी का मतलब इतना मैं कर्जा दे रही हूँ, कर्जे के मतलब जितना भी मैंने पैसा देना था उस हिसाब से उतने शेयर्स, यूजुअली अप टू 51% शेयर्स, मैं उसको कन्वर्ट करके लेंडर के नाम पे रख दूंगी। फिर लेंडर इसको जिसको भी बेचना चाहे वो बेच सकता है। अब ये वाली चीज सुनने में तो ठीक है, लेकिन एक ऐसी एंटरप्राइज जो कि पैसा ही अपना वापस नहीं दे पा रही है, लोन ही वापस नहीं दे पा रही है, अगर उस एंटरप्राइज के आप इक्विटी शेयर्स खरीद रहे हैं तो आप कितना ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। हाँ ये ज़रूर है, अगर कोई सीजनल ऑक्यूपेशन है जिसमें लेट्स से जनवरी से लेके अगस्त कोई काम नहीं होता, लेकिन अगस्त से लेके जनवरी तक, दिसंबर तक बहुत ज़्यादा काम होता है, शादी वगैरह, राइट? सो ऐसे टाइम पे हाँ अगर उसने दैट पर्सन सेज कि नहीं यार मेरा तो पिकअप ही करता है जुलाई ऑनवर्ड्स और अगस्त ऑनवर्ड्स, तो आप बोल सकते हो कि ठीक है यू कैन कन्वर्ट इट इनटू इक्विटी, बट दिस इज हाई रिस्क। S4A is CDR plus SDR, तो ये क्या करता है? ये लोन के टर्म्स को इजी कर देता है, ये डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर देता है, एंड दिस इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। नाउ हियर दे से एटलीस्ट 50% आपको मिलना चाहिए, ये सस्टेनेबल होना चाहिए, एटलीस्ट 50% ऑफ द लोन शुड बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब आपको मिलेगा, जो चीज आपको मिलेगी उस चीज को तो आप इजी कर दोगे। मतलब अगर 10 करोड़ का लोन है और बंदा कह रहा है मैं 5 करोड़ तो पक्का ही आपको दे सकता हूँ लेकिन थोड़ी देर में, तो उसको आपने CTR कर दिया, इसको इजी कर दिया। जो अनसस्टेनेबल पोर्शन है, जो वो कह रहा है कि ये तो मैं आपको पता नहीं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, उसको SDR में कन्वर्ट कर दो, उसको उसके ऊपर स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग कर दो, कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। 525 स्कीम इज अगर 25 साल का लोन है तो हर 5 साल पूछो प्रॉब्लम है, पे बैक कर सकते हो, elongate को तो नहीं करना, tenure को। Every 5 years you should renegotiate if at all required. Don't wait for the end of 25 years and then say कि अच्छा यार ये तो मेरे को पैसे ही नहीं वापस मिला। Asset reconstruction companies, asset reconstruction companies कुछ नहीं है, bad loans खरीदती है। इन asset reconstruction companies में कुछ qualified institutional buyers होते हैं जो कि पैसा डालते हैं, they put money into an ARC। ये ARC क्या करती है? ये बैड लोन्स, फिर इस पैसे से ये बैड लोन्स खरीदती है। बैड लोन्स मतलब जो डिफॉल्ट होने वाले हैं जिन लोन्स में, बैड लोन्स ये ARC खरीद लेती है और इनको पैसा देती है। ये बैड लोन्स खरीदती है एट
डिस्काउंट। तो अगर इस बैंक को लेट्स से 10 करोड़ मिलने वाले हैं तो एआरसी इसको लेट्स से 8 करोड़ दे देगी और बोलेगी कि हाँ आप ये चीज खरीद लीजिए और ये पैसा ले लीजिए, और ये बैड लोन के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास आ जाते हैं। अब इन डॉक्यूमेंट से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी अगर सस्टेनेबल है तो इसकी मैनेजमेंट चेंज करके देखेगी, या फिर इसको थोड़ी थोड़ी करके इसकी एंड में जाके वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी हो सकती है, जिसमें हम सारे एसेट्स को बिकवा के फिर पैसा कमा सकते हैं। जैसे ये पैसा कमाएगी वैसे ही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को भी पैसा मिल जाएगा, ऑफ कोर्स एट अ प्रॉफिट। दैट इज व्हाई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर विल पुट इन हिज मनी। सो अगर हम एआरसी की बात करें तो इसमें ये प्रॉब्लम थी कि हु विल इवन इन्वेस्ट इन सच अ कंपनी विच इज लेटर ऑन बाइंग बैड लोन्स। ऑलरेडी ये लोन्स पे पैसा वापस नहीं आ रहा, इसका काम है टू बाय द बैड लोन्स और आपका काम है टू इन्वेस्ट इन सच अ कंपनी। वेरी लेस पीपल वुड लाइक टू इन्वेस्ट हियर। दैट इज व्हाई एआरसीज में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम। यस, आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड हैज बीन डूइंग वेरी वेल एंड इट इज अ गुड इनिशिएटिव व्हिच वाज स्टार्टेड इन 2016 एंड काफी ज्यादा इसमें अमेंडमेंट्स भी आई हैं। अब इस पर्टिकुलर स्कीम की अगर बात करें, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्कीम्स। सो ये देयर इज नो एवरग्रीनिंग ऑफ बैड लोन्स कि बार बार उसको एक्सटेंड करी जाओ करी जाओ करी जाओ। इनफैक्ट टर्म कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 2 years। आपने जिस दिन पैसा देना था उस दिन से, जिस दिन से ये इम्प्लीमेंट होएगा ये वाली चीज, अगर आपका लोन इसके अंदर आता है, अगर आपने वो कंडीशंस मीट की हैं एंड यू हैव बीन अफेक्टेड बाय कोविड एंड योर रीपेमेंट वाज, लोन डिफॉल्ट वाज नॉट मोर देन 30 days एज ऑन 1st March 2020, तो आपका जो टर्म है वो 2 साल से बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो एवरग्रीनिंग ऑफ बैड लोन नहीं है। पर्सनल लोन्स के लिए नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन्स हैं उनके लिए इंडिपेंडेंट क्रेडिट इवैल्यूएशन होगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड आल्सो अ प्रोसेस वैलिडेटेड बाय कामत लेड कमिटी। क्या देखेंगे, अगेन द एबिलिटी ऑफ अ कॉर्पोरेट टू सस्टेन दिस थिंग, टू बी रेजिलिएंट एंड टू पे बैक। आर दे going to later on say that sorry we are insolvent and we don't have any assets and we don't have any money and they are going to get out of it, कि वाकई में they will be able to pay back। तो उसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज लाइक क्रिजिल एंड आईसीआरए एंड कामत लेड कमिटी जो आरबीआई ने अभी कॉन्स्टिट्यूट की है, ये प्रोसेस वैलिडेशन करेंगे कि शुड वी, हाउ मच एंड इन व्हाट वे शुड वी हेल्प दीज कंपनीज, राइट। एंड लास्टली if we talk about the impact of such a thing, so of course because of the COVID pandemic there has been a lot of problem, because a lot of businesses have stopped functioning, travel and tourism, construction businesses, real estate businesses, aviation का business, बहुत सारे businesses हैं, बहुत सारी industries हैं which have been hard hit। तो of course moratorium भी था, पर मोरेटोरियम जो इंट्रोड्यूस किया था उसमें ये प्रॉब्लम थी दैट ऑल द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड गेट अक्यूमुलेटेड एंड यू वुड हैव टू पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इट्स बेटर टू नॉट ऑप्ट फॉर द मोरेटोरियम। लेकिन ये वाली चीज़ ईजी है और इसमें ये बढ़िया बात है कि एवरग्रीनिंग ऑफ बैड डेट्स नहीं हो रहा एंड इट इज़ नॉट रियली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन। So finally, we come down to our last current affair, which is also in continuation of the previous current affair video that I had put up with respect to commercial coal mining and how it's open for auction and how FDI was also involved and certain criteria upon which automatic या फिर approval route लगते हैं। वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। You will understand what is commercial coal mining. Now we are looking at its environmental impact. तो ये 40 न्यू कोल फील्ड्स जो कि बन रही हैं ताकि कमर्शियल कोल माइनिंग हो सके, दे आर इन इंडियाज मोस्ट इकोलॉजिकली सेंसिटिव फॉरेस्ट्स, which is also including one of the biggest contiguous dense forest which is located in Chhattisgarh, which has around 4,20,000 acres of forest and it is sitting on an estimated 5 billion tons of coal. अगर हम इस फॉरेस्ट की बात करें तो इट इज़ होम टू 34 species of mammals and 14 species of reptiles and 111 different types of species of birds, 29 species of fish, 89 varieties of trees which include medicinal trees also and herbs and grass and so on and so forth. तो बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना है। अगर इस जगह पे इतने पूरे के पूरे फॉरेस्ट एरिया पे कोल माइनिंग के लिए ब्लॉक्स बनने शुरू हो जाएं
तो इतने सारे स्पीशीज, इतने सारे मैमल्स, इतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा. Now, at least 7 out of the ones put up for auction coal bids जो हैं were previously deemed environmentally valuable. तो क्या होता है, बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट्स के अंदर हम थोड़े थोड़े एरियाज को एनवायरमेंटली वैल्यूएबल मानते हुए बोलते हैं कि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन नहीं होनी चाहिए. लेकिन ये देखा गया है कि जो प्रीवियसली जिन जिन एरियाज को एनवायरमेंटली वैल्यूएबल बोला गया है, उनमें से काफ़ी सारे एरियाज में अब ये कमर्शियल कोल माइनिंग की बात चल रही है. एंड 80% is home to the indigenous population. Now 80% of these areas are home to indigenous populations and communities, and as well as it has thick forest cover. So you're talking about the marginalized section over here, who are also termed Adivasi or the scheduled tribes, also termed as forest dwellers. ये indigenous population को displace अगर हम करेंगे तो ये एनवायरमेंटली तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, ये कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर भी आ जाता है, लेस एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आ जाता है, जिस वजह से इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में से एटलीस्ट 9 सरपंचों ने प्रधानमंत्री जी को एक ओपन लेटर लिखी है और जिसमें लिखा है कि प्लीज़ यहाँ पे ये ट्रीज ना कटवाए जाए और यहाँ पे ये कमर्शलाइजेशन ना होए और ये कोल ब्लॉक ना बने. In fact, one of the sarpanches, it has been floated around in various newspapers, is very popularly said कि ये मैंने पहले भी देखा था कि पेरिफेरी में, इस फॉरेस्ट की पेरिफेरी में पहले भी ये एक्सकवेशन हुई थी और मैंने देखा था कि कैसे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर. एंड दे आर रिक्वेस्टिंग द प्राइम मिनिस्टर टू स्टॉप इट. देयर आर ऑब्जेक्शंस इवन फ्रॉम 4 states. विच स्टेट्स? वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़. ये 4 स्टेट्स ने भी बोला है कि प्लीज़ यहाँ पे ये कोल ब्लॉक्स ना बनाए जाएं ऐसे एरियाज में जो एनवायरमेंटली वैल्यूएबल है. अच्छा, एक कोल ब्लॉक जो ओवरलैप कर रहा था ताडोबा टाइगर रिजर्व के साथ इन महाराष्ट्र, दैट हैज ऑलरेडी बीन रिमूव्ड. सो इट इज नॉट एज इफ द थिंग्स आर नॉट बीन हर्ड एंड दिस इज हाउ द डेमोक्रेसी इज प्रिवेलिंग, देयर इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. अच्छा जी, तो 2011 में भी इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के पेरिफेरी में 2 वास्ट ओपन cast mines were excavated on the forest ka periphery, right? Coal mines were excavated on the periphery of this forest. और इसमें क्या हुआ, जो fragile land है वो rip up हो गया. It filled surrounding with pollution. There was smoke, there was heat, there was noise, there was pollution, right? बिल्कुल ही खिलाफ जाता है Environment Protection Act के, right? Crime बहुत ज़्यादा बढ़ गया. एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा एजिटेट हो गए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में थे और उनके हैबिटेट के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा था, तो वो अग्रेसिव हो गए जिसकी वजह से काफ़ी डेथ्स भी हो गई थी. विलेजेस विल बी डिस्ट्रॉयड एंड व्हेन दीज विलेजेस विल बी डिस्ट्रॉयड मोर देन 6,000 इंडिजिनस पीपल विल बी डिस्प्लेस्ड. उनको अपने घरों से हटके कहीं और जाके फिर काम काज शुरू करना पड़ेगा. एंड दिस इज़ अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स because of geographical reasons, because of cultural reasons, traditional reasons, they are very into each other and they don't really want to get out of their own group, right? Of course there are development problems also, but जब आपको ज़बरदस्ती कोई displace करवा रहा है तो कहीं ना कहीं it shouldn't turn into radicalism and it shouldn't turn into something else, and that is why I said it's also a matter of internal security, right? Thousands of trees will be torn down for mines and roads, so of course इसके environmental impacts बहुत ही खराब हैं. तो अब the questions that have been raised with respect to this, हमने एक इसका aspect देखा जहाँ पे हमने कहा commercial coal mining है और बहुत ज़्यादा employment होएगी, बहुत ज़्यादा foreign exchange भी reserves मिलेंगे, हमारे import bill भी खत्म होएंगे, हम शायद export करना शुरू कर दें. But the questions that are valuable questions that are raised or the critical analysis of this particular thing is firstly, जो इंडियन कोल है उसका जो 45% ऐश कंटेंट है, 45% ऐश कंटेंट होने की वजह से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग कोल. सो विल इट एवर गेट एन इंटरनेशनल मार्केट इफ इट इज़ दैट polluting, because you live in an era of sustainable development. Secondly, necessity. Coal India या जो भी state run coal mines हैं, according to Center for Research on Energy and Clean Air, ये सारी की सारी coal mines will be capable of production of up to जितने भी प्रोडक्शन हो रही है उससे 20% ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकती है बाय 2030, ये कहा गया है. तो क्या ये इनफ नहीं है?
क्या इसके बावजूद आपको और एक्सकवेशन करने की जरूरत है? सेकंड क्वेश्चन. थर्ड, why can't India wean off the foreign coal and invest in domestic renewable energy like solar energy? ऐसा क्यों है कि हम इसको थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली वीन ऑफ खत्म ही कर दें कोल को यूज करना, एंड इन्वेस्ट करें इन अदर डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी थ्रू आर इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. क्योंकि अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो इंडिया इज द वर्ल्ड cheapest producer of solar energy, and the cost of setting up a new solar plant is 14% less than the cost of setting up a new coal plant. तो इनपुट कॉस्ट भी कम लग रहा है, वैसे भी एनवायरमेंटली फ्रेंडली है. इतनी क्षमता है दैट इट मे जनरेट 1.6 million jobs by 2022. So this particular article is just focusing on whether in the name of development should we not look at the environmental impacts, because environmental impacts के साथ ही साथ tribal population के लिए भी ये थोड़ा खराब है. So the government should keep this in mind and then make its rules and regulations, and areas which were considered environmentally valuable don't cease to become environmentally valuable as and when we want that to happen. जो environmentally valuable था वो environmentally valuable है और एक reason के लिए है. उस रीजन को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है. इसीलिए अल्टरनेटिव सोर्सेज अगर हम लोग इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करें तो ये हमारे लिए कॉस्ट वे से भी एफिशिएंट रहेगा, जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट, एंड डिस्प्लेस नहीं करना पड़ेगा आपको इतने सारे लोगों को, एंड देयर वोंट बी अ सेंस ऑफ लेस फेथ इन द पीपल, राइट? That is all for today, and you can ask your questions as and when, and I will see you next week. Thanks a lot.